आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सैम्पलिंग मेथड के बारे में। सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, सैम्पलिंग बेसिकली सैम्पलिंग होती क्या है, सैम्पलिंग का प्रोसीजर क्या होता है, और हम हमें सैम्पलिंग में क्या कुछ करना आना चाहिए, या हमें क्यों सैम्पलिंग की ज़रूरत है, मतलब हम क्यों जो है सैम्पलिंग करने के लिए ज़रूरत होती है, वो सैम्पलिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं बेसिकली सैम्पलिंग मेथड, लर्न द रीजंस फॉर सैम्पलिंग। हमें पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग की वजूहात क्या हैं, रीजंस क्या हैं। डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स, हमारे डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनके बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के दरमियान हमें फ़र्क पता होना चाहिए। और रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो भी हम सैम्पलिंग मेथड करेंगे उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो सैम्पलिंग की डेफिनेशन क्या होती है, सैम्पल इज अ स्मॉलर बट होपफुली रिप्रेजेंटेटिव कलेक्शन ऑफ द यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन यूज्ड टू डिटरमाइन ट्रूथ्स अबाउट दैट द पॉपुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग से पहले मैं डिफाइन करूंगी सैंपल क्या होता है। सैंपल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन का स्मॉलर पार्ट होता है। स्मॉलर पार्ट से क्या मुराद होती है कि वो पार्ट जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है किसका, पॉपुलेशन का होता है। जब हम लोग बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पार्ट लेते हैं और उसमें वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तमाम क्वालिटीज होती हैं जो कि पॉपुलेशन में मौजूद होती हैं। अब सैंपल्स की ज़रूरत क्यों होती है, वाई हमें क्यों ज़रूरत है, हम क्यों सैंपल बनाना चाहते हैं, क्यों सैम्पलिंग करना चाहते हैं। सैंपल की ज़रूरत हमें इसलिए होती है कि चूँकि हमारे पास जो है ना वो रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम होते हैं, हमारे पास टाइम कम होता है, हमारे पास मनी कम होती है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत वास्ट है, तो उसको स्टडी करने के लिए ऑब्वियसली हमें बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारी मनी चाहिए और उस पर बहुत सारा काम चाहिए। सो दैट्स वाई हम उसमें बजाय पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए हम वहाँ से सैंपल जो है वो निकाल लेते हैं। अब जाहिर है जितने गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स दैट इट विद अननोन एक्यूरेसी दैट कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली। अब जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसमें आपका मार्जिनल एरर भी बढ़ जाएगा, ज़ाहिर उसमें एक्यूरेसी जो है वो कम से कम होगी। हम हर चीज़ को एज इट इज़ तो स्टडी नहीं कर सकते अगर पॉपुलेशन बहुत वास्ट है तो। मैं अगेन आई रिपीट दिस, पॉपुलेशन को स्टडी करना मुमकिन नामुमकिन का वर्ड हम यूज नहीं कर सकेंगे। हम ये कहेंगे पॉपुलेशन को स्टडी करना मुश्किल है। क्यों स्टडी करना मुश्किल है, क्योंकि जाहिर है उसके लिए बहुत सारा आपको टाइम चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। और अगर आपने उसमें मतलब अगर आप मेडिकल की फील्ड में से तो जाहिर है उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी चाहिए। सो दैट्स वाई हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम उसमें से सैंपल ले लें जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, और सैंपल हमने वो उठाना है जो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके पॉपुलेशन को। Second है हमारा sampling frame. The sampling frame is the list from which the potential respondents are drawn. Our sampling frame is the list of all sampling units in the population. Population हमने ले ली है, जब आपने उसमें से सैंपल निकाला तो वो तमाम लिस्ट जो होती है, जितने भी उसमें यूनिट्स इन्वॉल्व हैं उन तमाम चीज़ों की लिस्ट होती है, वो हमारे पास क्या होती है, सैम्पलिंग फ्रेम होती है। अब होता क्या है सैम्पलिंग, मैंने आपको सैंपल डिफाइन किया। सैंपल हमारे पास होता है कि रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है पॉपुलेशन का। सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग वो प्रोसेस होता है जो सैंपल निकालने के लिए इस्तेमाल होता है पॉपुलेशन में से। क्वेश्चन समटाइम्स इसमें से आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड सैम्पलिंग। ठीक है, सैंपल और सैम्पलिंग होता क्या है, सैंपल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है पॉपुलेशन का, और सैम्पलिंग क्या होता है, प्रोसेस होता है ड्राइंग ऑफ सैंपल का। बहुत सारे जो लोग होते हैं सैंपल और सैम्पलिंग को कंबाइन कर लेते हैं। अगेन आई रिपीट दिस कि सैंपल जो होता है वो हमारा पार्ट होता है, लेकिन ज़ाहिर उस पार्ट को निकालने के लिए कोई प्रोसेस भी तो होता है ना। ऐसे तो नहीं कि किसी भी चीज़ को, एक पॉपुलेशन है आपने ये सैंपल उठाया, वो सैंपल उठाया, वो सैंपल उठाया, दैट्स नॉट फेयर। आपने सैंपल वो एक प्रोसेस लेना है और उस प्रोसेस के थ्रू जो है ना वो सैंपल को सिलेक्ट करना है। नाउ हमारे पास जो सैम्पलिंग के लिए बेसिकली हमारे जो सैम्पलिंग थे, 3 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस सैंपल रिप्रेजेंटेटिवनेस। 3 फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे सैंपल को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। एक तो हमारा सैम्पलिंग प्रोसीजर है, दूसरा हमारा सैंपल साइज है, और तीसरा हमारा पार्टिसिपेशन है। अब सैम्पलिंग बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, उसको इन्फ्लुएंस क्या होता है, आपका प्रोसीजर कौन सा, आप किस प्रोसीजर के तहत जो है ना अपनी सैम्पलिंग ले रहे हैं। सेकेंड हमारा सैम्पलिंग साइज कितना होना चाहिए, हमारा सैंपल हम कितना साइज लेना चाह रहे हैं। When might you sample in the entire population? सेकेंड क्वेश्चन है कि क्यों भाई आप जो है ना इंटायर पॉपुलेशन को क्यों नहीं स्टडी करें बनिस्बत है कि आप सैम्पलिंग ले रहे हैं। तो आप बिल्कुल सब पॉपुलेशन को ले सकते हैं। किस सिचुएशन में आप पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं,
व्हेन योर पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल, जब पॉपुलेशन आपकी स्मॉल है, व्हेन यू हैव योर एक्सटेंसिव रिसोर्सेज, जब आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, एंड व्हेन यू डोंट एक्सेप्ट वेरी हाई रिस्पॉन्सेज, यानी आपको लगता है कि जो रिस्पॉन्सेज वो आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं, जो आप चाहते हैं, ठीक है। यानी आपकी जो पॉपुलेशन है, अगर पॉपुलेशन आपकी स्मॉल है तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है सैंपल निकालने की या सैम्पलिंग प्रोसीजर की तरफ जाने की। जस्ट आप पॉपुलेशन को स्टडी कर लें और किस सिचुएशन में आपके पास आपकी पॉपुलेशन भी स्मॉल है, आपके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, और आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं आपको लगता है वो वही रिस्पॉन्सेज हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सैम्पलिंग के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि हमारा जो सैम्पलिंग प्रोसीजर है उसमें हमारे पास स्टडी पॉपुलेशन होती है, टारगेट पॉपुलेशन होती है, और देन हमारे पास हम उसमें से क्या लेते हैं, सैंपल होते हैं। स्टडी पॉपुलेशन और टारगेट पॉपुलेशन बेसिकली जो होता है वो काफ़ी हद तक जो है वो सिमिलर होते हैं। सिमिलर से क्या मुराद है कि जो स्टडी पॉपुलेशन होती है, जो टारगेट पॉपुलेशन होती है, वो चीज़ होती है जिस पॉपुलेशन पर आपने काम करना होता है। ज़ाहिर है आपने ओवरऑल पॉपुलेशन की बात तो नहीं करनी ना, आपने तो उस पॉपुलेशन की बात करनी है जिस पर आपने काम करना होता है, जो आपका जिसमें आपका स्टडी ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमारी जो पॉपुलेशन होती है, दैट इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। नाउ टाइप्स ऑफ सैंपल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपल्स और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स हैं। बेसिकली हमारे पास सैंपल्स की दो टाइप्स होती हैं। पहली हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपल्स, और दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स है। प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपल्स और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स में भी फर्दर जो है वो क्या आ जाएंगे आपके पास, उनके आगे स्पेसिफिक जो है उनके मेथड्स हैं। प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपल्स के मेथड पहला क्या है, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल्स, मल्टी स्टेज रैंडम सैंपल, मल्टीफेज रैंडम सैंपल, क्लस्टर सैंपल्स। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स के मेथड्स के कन्वीनियंस सैंपल, प्रोपोजिव सैंपल एंड कोटा सैंपल। इनकी डेफिनेशन नहीं है क्योंकि मैंने सैंपल्स को आगे इतना डिफाइन करने की जरूरत नहीं, यू हैव जस्ट ओनली नोन अबाउट द मेथड्स ऑफ द सैंपल्स, अदरवाइज इनकी उसमें जाने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस में क्या आ जाएगा कि हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस बेसिकली होता क्या है, कैसे शुरू किया जाता है। द सैम्पलिंग प्रोसेस कंप्राइजेस सेवरल स्टेजेस। हमारा जो सैम्पलिंग प्रोसेस है उसकी एक डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिनमें से हमने जो है उसको निकालना होता है। पहला जो है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ कंसर्न। सबसे पहले तो ये है कि जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपकी कंसर्न पॉपुलेशन, उसको आपने प्रॉपर्ली डिफाइन करना है। स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग फ्रेम आर सेट ऑफ आइटम्स आर इवन पॉसिबल टू मेजर। सैम्पलिंग फ्रेम में आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया कि कंप्लीट लिस्ट होती है उन तमाम सैम्पलिंग यूनिट्स की जो आर इन्वॉल्व होते हैं। सैम्पलिंग यूनिट्स में क्या होता है कि कंप्लीट लिस्ट होती है उन तमाम पॉसिबल यूनिट्स की जिनको आपने मेजर करना है। स्पेसिफाइंग अ सैम्पलिंग मेथड फॉर सिलेक्टिंग आइटम्स और इवेंट फ्रॉम द फ्रेम। आपने अपना सैम्पलिंग मेथड जरूर बताना है कि जिसके थ्रू जो है ना वो आप सिलेक्ट कर रहे हैं अपने आइटम्स को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिटरमिनिंग द सैंपल साइज, आपने अपने सैंपल साइज को डिफाइन करना है। इम्प्लीमेंटिंग द सैम्पलिंग प्लान, सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन, यानी आपने अपना सैंपल साइज डिफाइन करने का भी एक फार्मूला होता है कि हाउ यू कैन सिलेक्ट द सैंपल साइज है। फिर आपने अपना सैम्पलिंग प्लान बनाना है कि सैम्पलिंग प्लान के तहत कौन सा सैम्पलिंग प्लान जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपका डाटा कलेक्शन जो है वो आपने कैसे की है, और फिर आखिर में उसको रिव्यू करना है क्या सैम्पलिंग प्रोसेस के लिए जिन जिन स्टेप्स की जरूरत है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सैम्पलिंग प्रोसेस, तो देन दीज आर द स्टेप्स। आपने वन बाय वन उसको डिफाइन करना है कि आपकी कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो सैम्पलिंग में जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। नाउ आपका पॉपुलेशन डेफिनेशन है। पॉपुलेशन को आपको वेल नोन पॉपुलेशन होती क्या है, लेकिन फिर भी मैंने उसमें डाल दिया। पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एज इंक्लूडिंग ऑल पीपल आर आइटम्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स वन विशेस टू अंडरस्टैंड, because there is very rarely enough time or money to gather information from everyone or everything in a population. The goals becomes finding a representative sample or of that population. Again यहाँ पर मैंने define कर दिया कि populations जो होती हैं कि उसमें वो तमाम people और items शामिल होते हैं जो हम समझना चाहते हैं, जिन पर हम काम करना चाहते हैं। फिर उसने डेफिनेट बता भी दिया, यहाँ पर भी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि चूंकि पूरी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन को लेना, उसके बारे में डाटा को कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। सो बेटर इज दैट कि हम उसमें से जो है वो सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं, और जो सैंपल कलेक्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसके बारे में डाटा जो है वो इजीली कलेक्ट हो जाता है। मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्या फर्क होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में।
So that is the point. A probability sampling scheme is one in which every unit in the population has a chance greater than 0 of being selected in the sample, and this probability can be accurately determined. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जितने भी आपके पॉपुलेशन के यूनिट्स होंगे उनके सिलेक्शन के चांसेस जो होंगे वो इक्वल होंगे। जितने भी आपके यूनिट्स होंगे, जो पॉपुलेशन में मैंने आपको सैम्पलिंग यूनिट्स की बात की थी ना, तो जितने भी आपके यूनिट्स होंगे उनके प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन के चांसेस क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। व्हेन एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन डज हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, दिस इज नाउन एज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। जब मुझे पता है कि जब मैं ये बात जब यह कहा जाता है कि हर एलिमेंट के जो है पॉपुलेशन के जो है ना सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, मतलब ईपीएस। EPS मतलब होता है equal probability of selection. Such designs are also referred as its self-weighting because all sample units are given the same weights. इसको हम सेल्फ वेटिंग का, इस डिजाइन को हम सेल्फ वेटिंग डिजाइन भी कहते हैं। इस वजह से कहते हैं क्योंकि तमाम यूनिट्स को जो है हम क्या करें, सेम वेट्स जो है वो हम गिवन कर रहे होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमने इसको डिफाइन किया। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास मेथड्स हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारा पहला मेथड जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है एंड मल्टी फेज सैम्पलिंग है। दीज आर द मेथड्स इंक्लूडेड इन द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आपसे सिंपल ये भी, अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन किया जाए कि हाउ मेनी मेथड्स आर इन्वॉल्वड इन द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, देन दीज आर द मेथड्स। टोटली 6 मेथड्स आर इन्वॉल्वड इन द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यू हैव जस्ट ओनली डिफाइन द नेम। अगर आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी जाती सो प्लीज डोंट एक्सप्लेन योर रिजल्ट्स। आपने जस्ट मेथड्स का पूछा जाए तो जस्ट ओनली जो है ना वो आपसे मेथड्स आपने डिफाइन कर देने कि ये मेथड्स हैं। अगेन आपसे किया जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये डिफरेंस होता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि हर यूनिट ऑफ प्रोबेबिलिटी के चांसेस जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सिलेक्शन के। इन द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एनी सैम्पलिंग मेथड वेयर सम एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन हैव नो चांस ऑफ सिलेक्शन, these are the sometimes referred to as out of the coverage undercovered। वो कहते हैं कि ऐसा सैम्पलिंग मेथड जिसमें सारी पॉपुलेशन जो है उनके सिलेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। रीजंस क्या होती हैं कि समटाइम वो आउट ऑफ कवरेज होते हैं या अनकवर्ड होते हैं, और वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन कांट बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड, या आपका जो जिस प्रोबेबिलिटी को जो सिलेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसको हम बिल्कुल ठीक जो है ना वो डिफाइन नहीं कर सकते। It involves the selection of element based on assumption regarding the population of interest, which selecting of element drawn random। यानी हम लोगों ने क्या करना होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग में जो हमारा क्राइटेरिया होता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या मिस्टेकनली हमसे वो आइटम सिलेक्ट हो जाता है दैट इज नॉट प्रॉपर, या जो नॉट प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन होता है। अब जैसे नीचे एग्जांपल्स है, वो विजिट एवरी हाउसहोल्ड इन अ गिवन स्ट्रीट एंड इंटरव्यू द फर्स्ट पर्सन टू आंसर द डोर इन एनी हाउसहोल्ड विद मोर देन वन ऑक्यूपेशन। दिस इज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल बिकॉज सम पीपल आर मोर लाइकली टू आंसर द डोर। एग्जांपल आपकी गिवन की जा रही है कि जब हाउसहोल्ड में, जब किसी भी गली के अंदर जब हाउसहोल्ड में सर्विस के लिए आया जाता है तो वहां पर क्या होता है, जब सर्विस के लिए आया जाता है तो समटाइम्स ही होता है कि जो सर्वे करने वाला बंदा होता है वो जब नॉक करता है तो वो बंदा घर से बाहर निकलता है, जो भी फ्रंट डोर पर आएगा वो आपको मतलब उससे वो क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देंगे। तो क्वेश्चन ये कि जो बंदा क्वेश्चनिंग के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है, जो फर्स्ट डोर पर आया, हो सकता है उसको इतनी इन्फॉर्मेशन ही ना हो क्योंकि वो कभी कभार घर में रहता है, बल्कि इन्फॉर्मेशन उन लोगों को ज्यादा होती है जो घर में हाउस होल्ड फीमेल्स होती हैं या वुमेन्स होती हैं, उनके बारे में उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है बनिस्बत उस शख्स से। समटाइम जब आप नॉक करते हैं कोई ऐसा गेस्ट बाहर जाके दरवाजा खोल देता है, जो आपके घर गेस्ट आया होता है तो वो खुद क्या होता है, बजाय किसी अंदर वाले बंदे को बाहर बुलाने के वो खुद ब खुद जो है ना वहाँ खड़ा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। सो दैट इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स भी हैं। There is the 3 methods involved in the non-probability sampling है, उसमें accidental sampling है, second है quota sampling है और third है purposive sampling। Accidental sampling, quota sampling, purposive sampling, these are the 3 methods।
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपके पास टोटल 6 मेथड्स होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपके पास कितने होते हैं? टोटल हमारे पास जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में 3 मेथड्स होते हैं। अब जो हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें जितने भी उसके मेथड्स हैं उनको वन बाय वन जो है डिफाइन करेंगे, उसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे कि क्या फर्क होता है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमें यूज करनी चाहिए, सर्टिफाइड को नहीं यूज करनी चाहिए, सिस्टमैटिक करनी चाहिए और किस सिचुएशन में यूज करनी चाहिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फर्स्ट हमारा क्या था? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एप्लीकेबल व्हेन पॉपुलेशन इज स्मॉल, होमोजेनियस एंड रेडीली अवेलेबल। इन सम सिचुएशंस आपसे सिंपल ये भी क्वेश्चन किया जाता है, इन विच सिचुएशन वी कैन यूज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? तो उसका आंसर क्या है? जस्ट ओनली ये है कि एप्लीकेबल व्हेन पॉपुलेशन इज स्मॉल, होमोजेनियस एंड रेडीली अवेलेबल, कि जब हमारी पॉपुलेशन जो होती है वो छोटी होती है। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? सेम खसूसियात का होना, कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या है? सेम क्वालिटीज हैं, जो एक इवेंट में क्वालिटी है वो दूसरे इवेंट में भी क्वालिटी है, मतलब जितने भी उसके अंदर सैम्पलिंग यूनिट्स हैं उनमें सेम जो है वो क्वालिटीज मौजूद हैं। दिस इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। All subsets of the frame are given an equal probability, chances each element of the frame thus an equal probability of selection। अब आप देखेंगे चूंकि हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम क्या बात कह रहे थे कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी उसमें हर एलिमेंट के सिलेक्शन के चांसेस जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, चूंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो मेथड है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, तो सिर्फ क्या फर्क आएगा कि ये आपने उस सिचुएशन में लगानी है जब आपकी पॉपुलेशन स्मॉल होगी, यानी अगर आप पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तो उसमें आपको सैंपल निकालने की जरूरत नहीं है। आप उसकी पॉपुलेशन स्मॉल होगी और उसमें होमोजिनाइटी होनी चाहिए, और जो भी उसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर यूनिट्स होंगे उसमें चांसेस जो होंगे वो क्या? इक्वल होंगे। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए हमारे पास एक टेबल गिवन होता है, टेबल ऑफ रैंडम नंबर और लॉटरी सिस्टम इज यूज्ड टू डिटरमिन व्हिच यूनिट्स आर टू बी सिलेक्टेड। एक टेबल होता है रैंडम नंबर का, लॉटरी सिस्टम का, उस टेबल के जरिए जो होते हैं हम अपने यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं। टेबल देखना आपको नहीं आना चाहिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए जब हम बात करेंगे तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जस्ट आपको आपकी उस पॉपुलेशन पर इम्प्लीमेंट होगा जो पॉपुलेशन हमारी स्मॉल और होमोजीनियस होगी, और जब हम इसके यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं तो लॉटरी नंबर से या सिंपल रैंडम नंबर से हम जो है ना उसकी सिलेक्शन कर रहे होते हैं। आगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि इसके एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? एस्टिमेट्स आर इजी टू कैलकुलेट। Simple random sampling is always on EPS design, but not all EPS are simple random sampling। EPS से क्या मुराद है? इक्वल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास क्या होता है? इक्वल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सिंपल है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? सैम्पलिंग फ्रेम लॉ दिस मेथड इम्प्रैक्टिकल, मतलब क्या है कि अगर हमारी पॉपुलेशन बड़ी हो जाती है तो हम इसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। माइनॉरिटी सब ग्रुप्स ऑफ इंटरेस्ट इन पॉपुलेशन में नॉट बी प्रेजेंट इन सैंपल इन सफिशिएंट नंबर ऑफ द स्टडी, कि जो उसके अंदर मिनोरिटी सब ग्रुप से क्या मुराद है कि जो हमारे इंटरेस्ट के छोटे छोटे सब ग्रुप्स हैं वो पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। सो जो हमारी जो स्टडी है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए वो हमें इनसफिशिएंट जो होती है ना, मतलब प्रॉपर जो है हमें इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दे सकती। सो हमारा सेकंड पे चले जाएंगे, दैट इज द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। हमारी क्या है? सेकंड हमारा क्या था? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग रिलाइज ऑन अरेंजिंग द टारगेट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सम ऑर्डरिंग स्कीम एंड देन सेलेक्टिंग एलिमेंट एट रेगुलर इंटरवल थ्रू दैट ऑर्डर्ड लिस्ट। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि हमने सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन को अरेंज कर देना है, अपनी पॉपुलेशन को अरेंज ऑर्डरिंग स्कीम देनी है, और फिर एक खास इंटरवल में जाके हमने जो है उसमें से एक खास इंटरवल के वक्फे से हमने अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। खास एलिमेंट खास जो है वो इंटरवल से क्या मुराद है? यहाँ मैं आपको सिस्टमैटिक की थोड़ी सी व्यू दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इन्होंने देखे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में ये विजुअल व्यू दिया हुआ है जहाँ पर उन्होंने क्या किया कि पहले इन सबको ऑर्डरिंग फॉर्म में अरेंज फॉर्म में सिलेक्ट कर लिया। अरेंज फॉर्म में इन्होंने कैसे किया है कि 4, 13, 24, 34 ये इन्होंने इनको नंबर्स दिए हुए 1 to 10 तक, उसमें जो है इन्होंने इसके नंबर्स जो है ना गिवन कर दिए हैं। अब आप देखें कि इसने यहाँ से एक इक्वल इंटरवल लिया। इक्वल इंटरवल से क्या मुराद है? यहाँ पर 2 मेंस को छोड़ा, थर्ड को सिलेक्ट किया, फिर 2 को छोड़ा, फिर थर्ड को सिलेक्ट किया, फिर इन 2 को छोड़ेंगे, फिर थर्ड को, यानी इस तरह से सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में जो है ना वो पर्सन्स को जो है ना या डाटा को जो है ना वो सिलेक्ट करना है। यानी एक पहले अपने अगर आपका पास न्यूमेरिकल डाटा है
ज़ाहिर है कि तो आपका विजुअल व्यू दिया हुआ है, लेकिन अगर आपका न्यूमेरिकल डाटा है तो सबसे पहले आपने अपने डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग डिसेंडिंग सो व्हाटएवर जिसमें मर्जी कर जाए, ऑर्डरिंग स्कीम में लेके आना, फिर एक खास इंटरवल से अगर आप फिफ्थ वैल्यू को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिफ्थ वैल्यू को सिलेक्ट कर लें, फिर हर वैल्यू के बाद फिफ्थ वैल्यू को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. इट इज इंपॉर्टेंट दैट द स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट ऑटोमेटिकली द फर्स्ट इन द लिस्ट बट इज इंस्टेड रैंडमली चूजन फ्रॉम विद इन द फर्स्ट टू द kth एलिमेंट इन द लिस्ट. ज़ाहिर आपने स्टार्टिंग यूनिट जिसको रखना चाहता है, जरूरी नहीं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, आपने जिस डाटा को अरेंज करना है जिसके हिसाब से उसको अरेंज करना है, दैट इज द फर्स्ट यूनिट. इसके आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं. एडवांटेजेस क्या होते हैं? सिंपल सैंपल इजी टू सिलेक्ट. इसमें सैंपल जो है वो आराम से सिलेक्ट हो जाता है, जहां जाहिर है आपने पहले डाटा को अरेंज किया और फिर आपने उस डाटा को जो है वो सिलेक्ट कर लिया. सुटेबल सैम्पलिंग फ्रेम कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली. सैंपल इवनली स्प्रेड ओवर इंटायर रेफरेंस पॉपुलेशन. और जाहिर इसमें पूरी पॉपुलेशन जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपने हर थर्ड चीज को या हर फिफ्थ चीज को और सेवन चीज को जो है इन्वॉल्व करना है. Disadvantages can sample may be biased if hidden periodicity in population coincides with that of selection difficult assess precision of estimate from one survey. अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है कि अगर आप सर्वे करने जा रहे हो और अगर आपने सर्वे में अपना डाटा जो है वो सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर बाइसनेस आ जाती है. समटाइम्स है आप उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हो, उन्हीं लोगों को उस इंटरवल पे खड़ा कर देते हो जिनमें आपका खास इंटरेस्ट होगा. ठीक है, बाइसनेस आ गई. सेकेंड क्या होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि प्रिसाइज करना कि आया ये बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है या नहीं है. थर्ड हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है. When population embraces a number of distinct categories, the frame can be organized into the separate strata. यानी each stratum is the sample as an independent subpopulation out of which individual elements can be randomly selected. Every unit in a stratum has same chances of being selected using sampling fraction for all strata ensures proportionate representation in the sample. अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की बात जब वो करते हैं तो हमने पॉपुलेशन को दो स्ट्रैटास में डिवाइड कर देना होता है. स्ट्रैटास से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आप ये आप कह सकते हैं कि आपने इंजीनियरिंग हमारे ये दो कैंपसेस हैं या दो किसी भी यूनिवर्सिटीज में आप एक मेल कैंपस ले लें और एक आप फीमेल कैंपस ले लें. अब दैट दो स्ट्रैटास आपने मेल कैंपस में से भी कुछ उठा लेने पार्टिसिपेंट्स, फीमेल कैंपस में से भी कुछ पार्टिसिपेंट्स उठा देने, दैट इज द स्टेटस. अब इनमें से उठाने के बाद फिर आपने उसको सिस्टमैटिकली यानी फिर आपने उसको खास इंटरवल में जाके जो है ना अपने उनको इन्वॉल्व करना है, अपना जो सैंपल जो है वो सिलेक्ट करना है. अगेन मैं इसको विजुअल व्यू देती हूँ कि देखें वुमेन का एक स्ट्रेटा बना दिया, मेन का एक स्ट्रेटा बना दिया, नहीं दो स्ट्रेटास आपने बना दिए. वुमेन का स्ट्रेटा बनाया, मेन का स्ट्रेटा बनाया. दो स्ट्रेटास बनाने के बाद आपने इक्वली जो है ना इक्वली इन स्ट्रेटास को जो है ना वो आपने अरेंज करने की जरूरत नहीं है. इन स्ट्रेटास में आपने सिस्टमैटिकली जिन जिन मतलब पर्सन्स को जिस जिस वैल्यू को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो वैल्यू जो है वो सिलेक्ट कर ले. डिफरेंस क्या है कि आपने सबसे पहले जो है ना जिस पॉपुलेशन को आप स्टडी करें उस पॉपुलेशन को अपने दो स्टेटस में डिवाइड कर रहे हैं और दो स्टेटस में डिवाइड करने के बाद जो है आपने उनमें से इक्वली जो है ना वो डाटा जो है वो उठा लेना है. ठीक है, ओवर सैम्पलिंग से क्या मुराद है? चॉइस बेस्ड सैम्पलिंग इज वन ऑफ द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज. चॉइस बेस्ड सैम्पलिंग जो होती है वो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज होती हैं. इन दिस डाटा स्ट्रेटिफाइड ऑन द टारगेट एंड द सैंपल इज टेकन फ्रॉम ईच डाटा सो दैट रियल टारगेट क्लास विल बी मोर रिप्रेजेंटेटिव इन द सैंपल. The model is then built on the bias sample. The effects of the input variables on the target are often estimated with more precision with the choice based sample. वो कह रहे हैं इसका मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि जो हमारा इफेक्ट होता है इनपुट जो हम वेरिएबल्स ले रहे होते हैं टारगेट के अंदर उनको मोर प्रिसाइजली जो है वो हम लोग क्या करते हैं एस्टिमेट करते हैं विद चॉइस बेस्ड सैंपल इवन व्हेन अ स्मॉलर ओवरऑल सैंपल साइज इज टेकन. यानी अगर हमने अपना हमारा जो सैंपल साइज है वैसे हमने अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्यूरेसी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा है तो हमारा सैंपल साइज जो है अगर हमारी पॉपुलेशन लार्ज है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो पॉपुलेशन हमारा जो सैंपल साइज होता है वो भी लार्ज होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए. ठीक है, सैंपल साइज हमारा थोड़ा बड़ा होना चाहिए. जैसे जैसे आप अपना सैंपल साइज इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका मार्जिनल एरर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. तो वो कहते हैं कि इवन अगर आप सैंपल साइज जो है वो स्मॉल ले रहे हैं तो हमारी जो चॉइस बेस्ड सैम्पलिंग जो है उसमें मोर प्रिसाइज जो है ना वो रिजल्ट्स आ जाते हैं. उसके जो मोर प्रिसाइज रिजल्ट्स की जो है ना एस्टिमेशन जो होती है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है.
सो हमारा नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग है। क्लस्टर सैम्पलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ द टू स्टेज सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग बेसिकली क्या होती है, हमारे पास टू स्टेज सैम्पलिंग होती है। फर्स्ट स्टेज है सैंपल ऑफ एरियाज इज चूजन, सेकंड स्टेज है सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट विद इन द एरियाज इज सिलेक्टेड। पहली स्टेज में क्या होगा कि एरियाज को आपने सिलेक्ट करना है। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होगा, आपने एक एरिया को सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल आप सिटी की बात कर लें तो सिटी में आपको एरिया सिलेक्ट कर लें, केनाल रोड एरिया सिलेक्ट कर लिया। और सेकंड स्टेज में आपने क्या करना है, उस एरिया के जो अंदर हैं वो आपने रिस्पोंडेंट्स जो जो उसके सैम्पलिंग यूनिट्स हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं। अब कैसे करना है, पहली स्टेज में आपने जो है वो एरिया सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 4-5, आप अगर हॉस्पिटल में विजिट करते हैं डीपीटी वाले, तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से एमटीएच का एक आपने एमटीएच वाला एरिया ले लिया, आपने सिविल हॉस्पिटल वाला एरिया ले लिया, आपने लाइट हॉस्पिटल वाला एरिया ले लिया, 3 एरियाज आपने सिलेक्ट कर लिए। ये आपका फर्स्ट स्टेज हो गया कि आपने एरियाज जो है वो डिफाइन कर दिए। सेकेंड स्टेज में आप क्या करेंगे, मतलब पहली स्टेज में आपने वो एरियाज डिफाइन कर दिए, और सेकेंड स्टेज में आप क्या करेंगे कि उन एरियाज में से उन पेशेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जिन पेशेंट्स में आपका इंटरेस्ट है, जिस जगह पर जिस चीज पर आपकी स्टडी है, जिस जो आप काम करना चाह रहे हैं, उन एरियाज में से सिलेक्ट करेंगे पेशेंट्स को। और पेशेंट्स में क्या होगा, अगेन पेशेंट्स आपने हर पेशेंट को सिलेक्ट करने के लिए इक्वल प्रोबेबिलिटी यानी ईसीपी है, population divided into clusters of the homogeneous unit usually based on the geographical contiguity. Sampling units are groups rather than individuals. A sample of such clusters then selected, are units from selected clusters are studied. वही बता रहा है कि जब आप क्लस्टर्स को स्टडी करते हैं तो आपने जो है ना वो सब कुछ ये स्टडी करना होता है। एडवांटेजेस में क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, कट्स डाउन ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ सैम्पलिंग फ्रेम, दिस कैन रिड्यूस ट्रैवल एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यानी आपके ट्रैवल के रिड्यूस कर देता है और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह को। डिसएडवांटेजेस क्या है, सैम्पलिंग एरर इज हाई फॉर अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऑफ द सेम साइज। जब आपका सेम साइज होगा, क्योंकि जाहिर है 3-4 हॉस्पिटल दे रहे हैं, तो आपका जो सैम्पलिंग एरर है वो बढ़ जाएगा। ऑफन यूज्ड टू एवेल्युएट वैक्सीनेशन कवरेज इन ईपीआई, और इसकी एग्जांपल उन्होंने की थी जो वैक्सीनेशन, जब आप वैक्सीनेशन कर रहे होते हैं पोलियो के किसी भी आप डिजीज की अगर आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो वो देखें जो वैक्सीनेशन करने वाले लोग होते हैं वो एरियाज को डिवाइड कर लेते हैं, मतलब दैट इज द सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग को फिर इधर अगेन डिफाइन किया हुआ है कि 1 स्टेज सैम्पलिंग क्या हो जाएगा और सेकंड 2 स्टेज सैम्पलिंग क्या होगा, मैंने भी आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। आपसे सिंपल ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1 स्टेज सैम्पलिंग एंड 2 स्टेज सैम्पलिंग। ऑल ओवर में भी बात की जा सकती है कि 1 स्टेज में और 2 स्टेज में क्या डिफरेंस होता है, और हमें 1 स्टेज और 2 स्टेज की जरूरत पड़ क्यों नहीं होती है। डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटा एंड क्लस्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटा और क्लस्टर। बहुत सारी जगहों पर स्ट्रेटा और क्लस्टर को सेम वर्ड्स में लिया जाता है। स्ट्रेटा एंड क्लस्टर्स आर द बोथ नॉन ओवरलैपिंग सबसेट्स ऑफ द पॉपुलेशन, दे डिफर इन सेवरल वेज। बहुत सारी जगहों पर मैंने आपसे पहले कहा था कि इनको सेम वर्ड्स में लिया जाता है, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट है। ऑल स्ट्रेटर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल्स, जितने भी आपके स्ट्रेटर्स होते हैं वो सैंपल में डिफाइन किए जाते हैं, बट only a subset of clusters are in a sample. With stratified sampling, the best survey results occur when elements within strata are internally homogeneous. Stratified sampling में क्या होता है, बेस्ट सर्वे क्या होता है कि जो आपके एलिमेंट जो होते हैं स्ट्रेटा के अंदर जो होते हैं वो इंटरनली क्या होते हैं, वो होमोजीनियस होने चाहिए। हाउएवर विद इन क्लस्टर सैम्पलिंग द बेस्ट रिजल्ट्स अकर व्हेन एलिमेंट्स विद इन क्लस्टर्स आर इंटरनली और हेट्रोजीनियस के लिए। क्लस्टर सैम्पलिंग में आपके बेस्ट रिजल्ट्स कब अकर होते हैं, जब आपके एलिमेंट्स क्लस्टर के अंदर जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होने चाहिए। Multi-stage sampling, complex form of the cluster sampling in which 2 or more levels of the units are embedded one in the other. First stage जो है आपकी फर्स्ट स्टेज जो है आपकी क्या थी, दिस टेक्निक इज इजीली, कहाँ पे रह गए, ठीक है। फर्स्ट स्टेज रैंडम सैंपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट चूजन इन ऑल स्टेजेस। आपकी पहली स्टेज क्या होती है कि आपने जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं अपने स्टेट्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनको आपने सिलेक्ट करना होता है, फॉलोड बाय द रैंडम नंबर ऑफ द विलेजेस। देन थर्ड स्टेज यूनिट्स विल बी हाउसेज, ये जस्ट उसकी आपने बता देने कि किस किस इन विच 2 or more levels of the units are embedded in one another, एक या दो यूनिट्स को जो है ना वो कंबाइन किया जा सकता है। मल्टी स्टेज में आपने इसकी, that is not very important, so that's why I have deleted this.
ठीक है। आगे जी हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग शुरू कर दी है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे पहले आ जाएगी कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, आप मैंने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो है ना वो मेथड स्टार्ट हो गए। पहला कोटा सैम्पलिंग था, प्रोपोजिव सैम्पलिंग था। The population is first segmented into the mutually exclusive subgroup, just as in stratified sampling. Then judgment used to select subjects or units from each segment based on the specific proportion. For example, an interviewer may be told to sample 200 females and 300 males between the age of the 45 and 60. It is this second step which makes the techniques one of the non-probability sampling. देखिए non-probability sampling में हमने क्या बात की थी कि जो आपके sampling units होते हैं उनमें इक्वल चांसेस नहीं होते सिलेक्शन के, इक्वल चांसेस नहीं होते हैं। तो इन दिस सेकंड स्टेप व्हिच मेक्स द, इसमें यही बोली बताई हुई है कि 45 से 60 तक लोगों की सिलेक्शन करनी है और हमारे पास 200 फीमेल्स और 300 जो है वो मेल्स हैं। इन कोटा सैम्पलिंग द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल इज द नॉन रैंडम। कोटा के नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। For example, interviewer might be tempted to interview those who look most helpful. The problem is that these samples may be biased because not everyone gets the chance of the selection. कोटा के नाम से ये है कि आपने अपनी मर्जी से जो है ना वो सिलेक्शन कर लेनी है। वो कहते हैं 200 फीमेल्स हैं, 300 मेल्स हैं, एज 45 से 60 है। जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है, जो उसको देखने वाला सिलेक्ट करने वाला बंदा है, वो बंदे सिलेक्ट करेगा जो देखने में थोड़े से एक्टिव लगेंगे, थोड़े हेल्पफुल लगेंगे, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। बेशक वो बाद में इतने हेल्पफुल ना हो, बाद में वो इतने ना हो, लेकिन जस्ट उनकी ओवरलुक या उनकी पर्सनालिटी देख के उनको सिलेक्ट करे या उनकी डिग्री के बिहाव पर सो वट एवर जैसे भी उसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप देखें जो 200 और 300 लोग हैं या जितने भी जो लोग हैं उन सबको चांस नहीं दिया गया, चांस नहीं था ना उन सबके पास। उनमें से सिर्फ उन लोगों को सिलेक्ट किया गया जो उनको मतलब पर्सनालिटी वाइज या उनको लगा कि यार ये लोग थोड़े से हेल्पफुल हो सकते हैं। दैट इज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आगे आ जाएगी जजमेंटल सैम्पलिंग और प्रोपोजिव सैम्पलिंग, दोनों सेम चीजें होती है। उसको जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं, प्रोपोजिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। प्रोपोजिव सैम्पलिंग वो होती है जो रिसर्चर अगर उसकी बैक हिस्ट्री देख रहा है, उसको देख रहा है, उसको लग रहा हो कि यार ये बिल्कुल ठीक है मेरे मतलब रिसर्च के हवाले से, तो उसको खुद ब खुद जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इन सिंपल वर्ड्स मैंने आपको डिफाइन कर दी है। The researcher chooses the sample based on who they think would be appreciated for the study. This is used primarily when there is the limited number of people they have expertise in the areas being researched. यानी उनको लग रहा होता है कि जिन लोगों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं या जो मेरी रिसर्च में जो है या जो मेरे काम में जो है वो बेटर शो होंगे, सो उनको जो है वो कर लेंगे। पैनल सैम्पलिंग जो है इसको छोड़ दें, पैनल सैम्पलिंग अभी नहीं जरूरत है। यही था आपका। आपको समटाइम्स ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, या आपसे सिंपल ये भी कहा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड प्रोपोजिव सैम्पलिंग। दिस आर द शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी बहुत ज्यादा क्वेश्चन सिंपल वर्ड्स में आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो नहीं है। जस्ट सिंपल वर्ड्स में आप उनको डिफाइन कर दें, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत किताब नहीं लिखनी। अगर मेथड्स पूछे जाएं तो आपने जस्ट मेथड्स में बात ख़त्म कर देनी है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दो में डिफरेंस कितना है तो सिर्फ डिफरेंस बता के छोड़ दें, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं कि नहीं हमने मतलब करना है। आई एम श्योर कि आपको